जगहों पे रिपोर्ट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको अल जज़ीरा ने कवरेज दी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो इनिशियली उन्होंने बताया कि 20 से ज़ायद लोग 24 घंटों के अंदर शहीद कर दिए गए आज़ाद कश्मीर में। अब जो तफसीलात मेरे पास हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो 24 घंटे गुजरे हैं, यानी जब इलेक्शन में वोटिंग हुई उसके बाद रावला कोट में कत्लेआम शुरू हो गया, उसके बाद मीरपुर में कत्लेआम हुआ सुबह के वक्त। तो इन 24 घंटों के बीच में जो टोटल लोग शहीद हुए वो तादाद अब 31 बताई जा रही है, और ये तादाद बाकायदा वेरीफाइड डाटा इसका यहां पे मौजूद है। ये रावला कोट लॉन्ग मार्च वेरीफाइड शोहदा की जो लिस्ट है, ये जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी इनकी जानिब से लिस्ट जारी की गई है। ये रावला कोट की लिस्ट है। टोटल वेरीफाइड शोहदा 31 बताए जा रहे हैं, और इन सब के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, और सारी तफसीलात जिन इलाकों से इनका ताल्लुक है वो इलाके भी लिखे हैं साथ, और जिनके दस्तयाब है उनके वालिद के नाम भी साथ लिखे हुए हैं। ये है नाजरीन सूरत हाल। 70 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं अब तक की इतला के मुताबिक आजाद कश्मीर में, और ये सारा कुछ हुआ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और उनके मुतालबों के बाद, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने किसी सूरत भी ये मुतालबा तस्लीम नहीं करने और वो आजाद कश्मीर के इक्तदार पे अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करेंगे और लोगों को उनका मैंडेट नहीं देंगे, तो फिर यह सूरत हाल पैदा हो गई। अब इसमें आलमी मीडिया एक तरफ रिपोर्ट कर रहा है, ओवरसीज कश्मीरी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि आलमी मीडिया इसकी ज्यादा से ज्यादा कवरेज करे। बरतानवी एमपीज भी कुछ बोले हैं, कुछ और आलमी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आवाज उठा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, और बाकी तंजीमें इस सारे मामले को देख रही हैं। जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज कश्मीरी वो बड़े पैमाने पर एक एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं बरतानिया में, और अब यह भी सुनने में आ रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और अभी एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी ये वो कश्मीरी हैं जो पहले भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे जब भारत मजालिम करता था मकबूजा कश्मीर में, और अब सूरत हाल ये है कि वही कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो अब जुल्म कर रहे हैं आजाद कश्मीर में। अच्छा नाज़रीन, जो सूरत हाल बिगड़ रही है ना, उसकी एक जो सबसे बड़ी और खौफनाक वजह है वो ये है कि लोग मुंतशिर नहीं होते। आजाद कश्मीर में जब गोली चलती है, लोगों को शहीद किया जाता है, लोग जख्मी होते हैं, तो मुजाहिरीन अपने जख्मियों को उठाते हैं, अपने शोहदा को उठाते हैं, और फिर इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, जिसका सामना बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। और ये दो तरफा फायरिंग के वाकयात नहीं है, ज्यादातर वाकयात इस तरह के हैं कि अवाम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की जाती है। ज्यादातर वाकयात जो है वो दो तरफा फायरिंग के लिए, इक्का दुक्का वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां पे दूसरी तरफ भी, क्योंकि कश्मीरियों के हर घर के अंदर वहां पे असला मौजूद है, जब आप किसी के घर वालों को मारते हैं या उनको जख्मी करते हैं तो बाज लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है। और बाज लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, वो उस तरह का रिएक्शन देते हैं जिस तरह की उनकी सारी जिंदगी ट्रेनिंग हुई है। तो ये इक्का दुक्का वाकयात ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि उनकी जानिब से कोई मुसल्ला तसादुम ना हो, बल्कि वो बार बार ऐलान करते हैं कि कोई भी शख्स हथियार अपने साथ ना लेकर आए। हालांकि मीडिया में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज्यादा खबरें चलाई गई कि एक बंदा हमने पकड़ लिया मुसल्ला, और वो बंदा ये बताता है जनाब के हमें इनाम का ऐलान दिया गया था कि जितने बंदे मारोगे सिक्योरिटी फोर्सेस के उतना इनाम मिलेगा। ये ऐसी कोई चीज नहीं है, हमने तो ऐसी सुनी भी नहीं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से हम बात करते हैं, वो ना तो एंटी पाकिस्तान है, ना वो कोई इंडिया की एजेंट है, ना वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन है। वो सिर्फ ये कहते हैं जनाब जो आजाद कश्मीर के लोग हैं उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, उन्हें अपनी हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए। यह तरीकाकार गलत है कि एक सेक्टर कमांडर ऑफिस में बैठ के एक ऑफिसर फैसला कर लेता है कि जनाब हम बताएंगे कि आजाद कश्मीर में हुकूमत कैसे बनानी है और क्यों बनानी है और किसकी हुकूमत बनानी है, फिर उसको कैसे चलाना है। तो वो कहते हैं जी इस तरह तो नहीं, क्योंकि देखें ना आजाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि निजाम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि इसी तरह जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर भी अच्छा निजाम काम करे, लेकिन वहां पे पूरा का पूरा निजाम जो है वो यरगमाल है। इस वजह से ये ऑब्वियस है कि एक रिएक्शन आना था, और वो रिएक्शन आया, और वो आप देख रहे हैं। अब लोग भागते नहीं है, वो अपनी लाशें उठाते हैं, जख्मियों को उठाते हैं और दोबारा इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं।
यह सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि लाशें गिरने की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग शहीद हो जाएंगे। वफाकी वुज़रा बड़े अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। यानी मैं हैरान होता हूं कि वो जलती आग को बुझाने की बजाय, फायर फाइटिंग करने की बजाय, हुकूमत में बैठे हुए वुज़रा वो जलती पे तेल डाल रहे हैं। कोई कहता है जी कि ये भारत के एजेंडे पे है, ये गद्दार है, ये उनके साथी है। कोई वजीर कहता है कि जी हमारे जो ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन है वही वापस हमारे गले पड़ गए, वो हमसे अब लड़ रहे हैं। एक तो इसके अंदर एक बड़ा एतराफ है कि भारत के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ते थे उन्हें पाकिस्तान की फौज ट्रेंड करती थी, और ये पाकिस्तान के वुज़रा ये एतराफ कर रहे हैं कि जनाब हमारे ही ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन वापस हमें पड़ गए हैं। अब ये इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है उनसे तो जल्दी पे तेल डलेगा और वहां पे आग लगाई जा रही है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपने प्यारों को दफनाने के बाद फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट सहाफी हैं वो अब ये पैगामात दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी डाक लेकर आते हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि समझौता नहीं करेंगे, मार डालेंगे, सजा दी जाएगी। देखिए ये वो सहाफी तो अपने मुंह से ये कहते हैं जनाब देखे तो हम तो खबरें दे रहे हैं, हमें तो जनाब अंदर से सोर्स से पता चलता है कि मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, कोई नरमी नहीं होगी, बहुत सख्ती की जाएगी, हार्ड स्टेट कर दी जाएगी, इंज कर देंगे, उंट कर देंगे। नहीं, ये खबर नहीं है। ये वो धमकियां हैं जो जर्नैल अपने मुंह से नहीं लगा सकते। अगर जर्नैल अपने मुंह से ये धमकियां लगाएं तो पूरी दुनिया में उनके मुंह पे थू थू हो जाएगी। लिहाजा ये धमकियां लगाने के लिए उन्होंने अपने टाउट्स पाले हुए हैं और वो उनके जरिए से ये धमकियां लगवाते हैं। ये खबर कोई नहीं होती। जर्नैल का जो धमकी लगाने का दिल करता है ना कि ये वाली धमकी मैंने लगानी है पाकिस्तानी अवाम को, धमकी खुद नहीं लगाता। वो करता यह है कि अपने टाउट के जरिए से वो धमकी लगवाता है। खबर कोई नहीं होती है उसके अंदर, मेरी धमकी होती है, आगे वो टाउट बैठ के शुरू हो जाता है उनके बिहाफ के ऊपर। यानी ये तो वो हरकत है ना कि वो चौधरी के साथ एक मरासी होता है, वो चौधरी के बिहाफ पे हर एक को धमकी लगाता फिरता है। तो ये इस तरह के काम है, ये सहाफियों के करने वाले काम नहीं है। ये जो डाक लेके आ जाते हैं हर दूसरे दिन आके बैठ जाते हैं कि जनाब नहीं हमने जनाब हम खबर निकाल के लाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट जनाब और डंडा देगी और हार्ड स्टेट करेगी और ज्यादा ये करेगी और ज्यादा वो करेगी। वो धमकियां लगा रहे होते हैं किसी और के बिहाफ के ऊपर, और वो जर्नैल जो है वो अपने मुंह से धमकी लगाना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि कल को इसका जवाब देना पड़ेगा, कल को हम फंस जाएंगे। और कल को अगर इस बंदे को पकड़ के इसकी किच्ची मरोड़ के इससे पूछेगा कि बता भी किसने तुझे कहा था कि ये वाली धमकी लगा, तो ये नाम भी नहीं ले सकेगा किसने मुझे कहा था, और अगर नाम लेगा भी तो कोई मानेगा भी नहीं इसकी बात। ये टोटल औकात है। लेकिन धमकियां फिलहाल लगाई जा रही हैं। आजाद कश्मीर के लोगों को भी आलमी मीडिया इस पर काफी कवरेज कर रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। अब नाज़रीन, इसमें जो लोग शहीद हुए उनमें एक इमाम मस्जिद शहीद हो गए। यानी उनका क्या कसूर था? एक इमाम मस्जिद है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं वहां पे, वो भी नमाज पढ़ाते थे, वो भी शहीद हो गए। एक उस्ताद है मुअल्लिम, वो भी शहीद हो गए। एक हमारा पीएचडी का तालिब इल्म था, बड़ा अच्छा नौजवान, उसामा जमील, वो नारे लगवाता था लोगों को, लोगों के जज्बात भड़काता था, उन्हें बोलता था कि बोलो और खुलकर अपने लिए आवाज उठाओ, इनकलाब के लिए आवाज उठाओ, अपने हकूक मांगो। पीएचडी कर रहा था वो नौजवान, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं था ना। अब पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाला नौजवान, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई दहशतगर्द है? वो उसके नारे में सुन रहा था अभी के जवानियां लुटाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, इनकलाब लाएंगे। उसने गोली भी खा ली, अपनी जवानी भी लुटा दी, और इनकलाब का इंतजार अब हम करेंगे कि इनकलाब कब आएगा। अब कुछ ऐसे टाउट्स हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, नाम लूंगा तो बहुत चीखें मारेंगे, लेकिन आप देख लें सोशल मीडिया पे जाके, ये जो जर्नलिस्ट हैं ये अब कहना शुरू हो गए जी ये मामला मिस हैंडल हुआ है। ये जो सहाफी है ना, ये अपने से नहीं बोलते, ये तब बोलते हैं जब इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना होता है। ये जो कुछ भी अभी बिलावल ने किया, ये क्यों किया ये मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। लेकिन पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इनके जो चमचे खर्चे हैं वो सारे एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। हत्ता कि ये लोग 31 लाशें गिर गई, लेकिन इसके बावजूद ये अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी मुबारकबादें दे रहे हैं। ये इनके हालात, ये इतने इररेलेवेंट हैं पाकिस्तान के मसाइल से और मामलात से। वहां लाशें गिर रही हैं, इनकी मुबारकबादें नहीं बंद हो रही, इनकी बातचीतें नहीं खिलनी बंद हो रही। उधर नौजवानों ने कॉल दी है जी, इस्लामाबाद में पहली मरतबा नौजवान तलबा वो कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होकर आएंगे। अब जेंजीज जो है वो इस मामले में एहतजाज करेंगे। तो अब पता नहीं ये इस कॉल के पीछे क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नौजवानों की तरफ से कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर रोला डाला गया है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नौजवान इकट्ठे हों और वो शिरकत करें बड़े पैमाने पर आके। जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से,
वो जुल्म और बर्बरियत, उसके खिलाफ ये नौजवान इकट्ठे होने जा रहे हैं। देखिए, अब अगर इन नौजवानों को इकट्ठा होने दिया जाता है और वहां पे हजारों नौजवान आ जाते हैं, फिर तो सिचुएशन कोई और है। इस पे एनालिसिस मैं तभी करूंगा जब मैं नौजवानों की शक्लें देखूंगा, मुझे पता चलेगा कि इनको भिजवाया किसने, किस तंजीम से इनका ताल्लुक है, ये खुद से निकल कर आ गए हैं, ये इनको यहां पे लाया गया है, ये तो हमें पता चलेगा बाद में। लेकिन अच्छी बात है अगर नौजवानों को निकलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहा है और वो निकलकर निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज उठा सकते हैं या मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज उठा सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस पर फिर हम अपना जो तजिया है, जब तक वो एहतजाज नहीं कर देते तब तक के लिए महफूज रखते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, भारत में एक पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए मुअत्तल किया गया कि उसने कलाशनकोव का या उसकी जो एसएमजी गन थी, शॉर्ट मशीन गन बंदूक जो थी, उसने वो राइफल उठा के नौजवानों की तरफ तान दी थी। तो एक पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए मुअत्तल कर दिया कि तुमने रियल राइफल जिससे आदमी मर जाता है उसको तुमने तलबा की तरफ तान दिया था। पुलिस वाला मुअत्तल, इधर गोलियां मार रहे हैं, पीएचडी का स्टूडेंट मार दिया। एक एयरफोर्स का ऑफिसर है, उसके वालिद भी शहीद हो गए। एयरफोर्स के ऑफिसर है मुबैना तौर पे, और सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर भी चल रही है और क्लेम किया जा रहा है कि उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया, उन्हें भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मार दी। यह सूरत हाल है आजाद कश्मीर में। तो भारत में सिर्फ बंदूक तानने पर पुलिस वाला मुअत्तल हो गया और इधर गोलियां मार रहे हैं सरेआम, पूछने वाला कोई नहीं है। जब वो कहते हैं जनाब हमें इस खून का हिसाब दे, कहते हैं जी इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती, हम तो इसे मानते नहीं, हम इन लाशों को लाशें ही नहीं मानते। ये बिलावल ने क्या गेम किया है नादरीन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पिछले वीलॉग में मैंने थोड़ा सा तस्करा किया जरूर था, लेकिन अब मैं आपको इसकी सारी तफसील बताने वाला हूं। बिलावल को और नवाज शरीफ को पहले बता दिया गया था कि आप में से एक को हुकूमत मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरे को हम हुकूमत बनाकर देंगे आजाद कश्मीर में। यह इन्हें पहले से पता था, बंदर बांट इनकी पहले ही हो चुकी है। जिस तरह 2024 के इलेक्शन से 15 दिन पहले ये फैसले हो चुके थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह बताया भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह बात जावेद हाशमी को भी बताई थी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था फरवरी में, उससे पहले सीटें बांट दी गई थी। फैसले हो गए थे कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा और पीएमएल-एन को क्या मिलेगा। इसी तरह इन दोनों इलेक्शनों से पहले भी यह फैसला हो गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कश्मीर में नवाज शरीफ को दिया जाएगा। लेकिन आपने नूरा कुश्ती भरपूर अंदाज में करनी है। अब कश्मीर में जब लाशें गिरी है ना, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया को कोई और बात तो देनी थी जिस पे मीडिया प्रोग्राम कर सके। तो फौरी तौर पे बिलावल जरदारी को लॉन्च किया गया और बिलावल जरदारी ने पीएमएल-एन के ऊपर अटैक कर दिया और बिला वजह का अटैक कर दिया। जनाब कि रियासत ने यह कर दिया, रियासत की डेफिनेशन का भी नहीं पता इसको। अब टीवी चैनल के अंदर गोगलों में मट्टी झाड़ रहे आगे, जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा था, मैं तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा था। भाई तुम हुकूमत का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ दिस, तो आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। दूसरा, जो रियासत आजाद कश्मीर है उसमें तो हुकूमत ही तुम्हारी है, वहां तो सारा किया धरा ही तुम्हारा है। तुम्ही ने कलदम किया उन्हें, तुम्ही ने उन पर पाबंदियां लगाई, तुम्ही ने उनके सरों के ऊपर इनाम रखे, तुम्ही ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा बुलवाया, वहां से लेटर्स लिख लिख के जनाब और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए और भिजवाएं। ये सारा कुछ तुम्ही ने किया ना। अब तुम दूसरों के खातों में नहीं डाल सकते, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये किया इसलिए गया कि टॉक शोज में कश्मीर को जरूर डिस्कस किया जाना था। वहां पे देखे और लगभग 31 लोग शहीद हो गए 24 घंटे में। आपको बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। मीडिया की क्रेडिबिलिटी फारिग हो जाती है। तो बिलावल ने मीडिया को बात करने के लिए मौका दिया। ठीक है, आप आजाद कश्मीर पे बात करें तो आप पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की लड़ाई करवा दें। आप इस नूरा कुश्ती के ऊपर बातचीत करने, आपको बातचीत करने के लिए कोई टॉपिक मिल जाएगा। और सारे मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे बात की है। कोई मीडिया लाशों के गिरने की बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं बता रहा किस तरीके से कत्लेआम हुआ, बल्कि वुज़रा इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बिलावल को इसीलिए लॉन्च किया गया था। मरियम ने कहा, मैं बिलावल को समझाना चाहती हूं कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। अवाम का फैसला माना था तुम लोगों ने, 17 सीटों से इक्तदार में आकर बैठ गए फॉर्म 47 लेकर। अवाम के दिए हुए फॉर्म 45 पे तो आप सारे पूरा टब्बर ही हार गया था। और अब आप लोग जो है वो इकट्ठे होकर आकर बैठ गए और आप लोगों ने कहा जी ठीक है फॉर्म 47 ही कबूल है। तो फॉर्म 47 में तो अवाम का कुछ लेना देना नहीं था। अवाम ने तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिताया था। और वो शर्जील इनाम मेमन ने भी ये बात की है, सिंध से बैठकर, वो सिंध के वजीर है, वो भी ये कहते हैं कि पंजाब में इनको बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन जिस तरह इनको इक्तदार में बैठाया गया है वो तो अब सारी दुनिया ही जानती है। नाजरीन, सेनेटर मुश्ताक ये जाना चाह रहे थे आजाद कश्मीर, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी लोगों की इनके साथ, तो पुलिस की एक नफरी ने इनको रोक लिया। वहां पे धक्का मुश्ती हुई थोड़ी सी, इसके बाद ये लोग वहां बैठे, इन्होंने धरना देकर एहतजाज किया और फिर जब वापस आ रहे थे तो सेनेटर मुश्ताक को वहां से गायब कर दिया गया। अचानक से
रश लगाया गया, वहां पे गाड़ियां आ जाती हैं, बंदे आ जाते हैं, को पुलिस वाले इनकी गाड़ी पे कब्जा करते हैं और इनको लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद से जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक तो सेनेटर मुश्ताक साहब का कुछ पता नहीं है। हो सकता है आने वाले चंद घंटों में आइडिया हो जाए कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या गायब कर दिया गया है, तो ये सूरत क्लियर हो जाएगी। याद रहे सेनेटर मुश्ताक को जो है वो इसराइल ने भी पकड़ लिया था 2 मरतबा। ये गए थे एहतजाज करने के लिए फ्रीडम फ्लोटेला के मिशन के साथ, लेकिन वहां पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, अभी फिर सिचुएशन आप देख लीजिए कि 11 अफराद को मजीद खुजदार से अगवा कर लिया गया है बलूचिस्तान में, और बारखान में पुलिस के एक डीएसपी को शहीद कर दिया गया है, जबकि उनके साथ कई और साथियों को जख्मी कर दिया गया है। तो बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल भी सरकार के कंट्रोल में नहीं आ रहे, जबकि जो चीजें कंट्रोल होनी चाहिए वो भी ये कंट्रोल नहीं करना चाहते। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में 17 से 18% तक कम हो गई हैं। 17 से 18% तक कम होने का मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार अगर लेवी वगैरह को कम ना भी करे, टैक्सीज वगैरह को कम ना भी करे, तो फिर भी इस वक्त 60 से 70 रुपए का रिलीफ अवाम को दिया जा सकता है। लेकिन जब कीमत बढ़ानी होती है तो रोजाना की बुनियाद पे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होनी होती है तो कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक कम ना की जाए, जितना ज्यादा लोगों की जेबों से पैसा नचोड़ा जा सके वो पैसा नचोड़ा जाए। लिहाजा इसीलिए अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं की जा रही, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके लगातार बढ़ाई जा रही हैं। मुराद सईद ने एक वार्निंग जारी की है, वार्निंग मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की हुकूमत गिराकर 3 साल इमरान खान को बदतरीन कैद में डालकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जो आग लगा दी गई है, कोयटा से कश्मीर तक, इस्लामाबाद से मुईद के तक, जैसे अपने लोगों पर इन्हीं की हिफाजत के लिए मुहैया की गई बंदूकों से, उन्हीं के पैसों से खरीदी गई गोलियों से, उन्हीं का खून बहाकर उन्हीं के देश को लहूलुहान किया जा रहा है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक को अपने मकासद के हुसूल के लिए आग के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ इस बात की तस्दीक करता है कि रजीम चेंज की साजिश सिर्फ इमरान खान को हटाने की साजिश नहीं थी, यह मुल्क तोड़ने का सौदा था। आसिम मुनीर और इसके मातहत टोले ने पाकिस्तान को जिस आग में झोंक दिया है, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना होगा कि हमने एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करना है या एक ही बार और मुत्तहिद होकर इस अफरियत से निजात के लिए तकोदो करनी है। शायद हमारे पास ऐसा करने के लिए ज्यादा वक्त ना बचा हो, यह मुराद सईद ने कहा। तो नाजरीन, ये बात आप अपने जहन में रखें कि ये इतनी बड़ी बला बन गई है एस्टेब्लिशमेंट कि इसे अवाम का खून पीने की आदत पड़ गई है। जितना खून आप इनको देते रहेंगे ना, ये पीते रहेंगे और उतनी ताकतवर होती जाएगी ये बला। फिर इसको मारने के लिए आपको ज्यादा खून देना पड़ेगा, ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप इस लड़ाई को नीयत के साथ लड़ेंगे, देखें आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बात की है, उनकी बात को फेंका नहीं जा सकता। कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की। ये रजीम, आसिम मुनीर, ये कभी भी इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे और कभी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात मेरी आप याद रखिएगा। ये मेरी असेसमेंट भी है, मेरा अंदाजा भी है, और जो हालातों वाकयात देख रहा हूं उसके मुताबिक समझ भी यही आ रही है। जो इस्तिस्ना लेते फिर रहे हो, एक्सटेंशंस लेते फिर रहे हो, जिन्होंने पूरी दुनिया में हर चीज का सौदा कर लिया हो, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हर चीज त्याग दी हो, वो कभी आपको लगता है कि इमरान खान को छोड़ेंगे जिसके लिए उन्होंने हर चीज अपनी कुर्बान कर दी? वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को छुड़वाना पड़ेगा।